नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स पर आधारित है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल आरआरबी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण की तरह साबित होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा और साथ में जो आपको की पॉइंट बताए जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों से जो आपको अवगत कराया जाता है, उसको तो जरूर आपसे नोट करते जाना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है मेरे साथ साथ। जो है जैसे जैसे क्वेश्चन कराता हूँ वैसे वैसे आप भी क्वेश्चन को देखिए और आंसर को करते चलिए। ठीक है, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला ही प्रश्न करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है कि देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन पंबन या पंबन 2.0, ठीक है, पंबन बोला जाए या पंबन 2.0 बोला जाए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों एक ही चीज है, पंबन ब्रिज। ठीक है, तो पंबन आपको ध्यान रखना है। पंबन ब्रिज कहाँ शुरू हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में पंबन ब्रिज, ये वर्टिकल, ये केवल भारत का ही नहीं, एशिया का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है ये 2.08 किलोमीटर है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका क्या किया, उद्घाटन भी किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज मतलब पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1999 में हुआ कारगिल युद्ध जीतने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम युद्ध के दौर से गुजरे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर से। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है, करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, चाहे वो पीछे युद्ध हुए हैं उसके आधार पर बने, चाहे अभी जो नया हुआ है इसके आधार पर बने, ठीक है, या जो भी हथियारों का यूज किया गया है उनके आधार पर क्वेश्चन बने। ठीक है, किस देश से लिया गया है या सेल्फ बनाए हैं। ठीक है, तो मतलब इन सब के आधार पे आपको थोड़ा सा, मतलब ये जो युद्ध की रणनीति इस बार जो अपनाई गई ना, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो वर्ष 1999 में हुआ कारगिल युद्ध जीतने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था। ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन मुक्ति। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट आंसर है, ऑपरेशन विजय। ठीक है, 1999 में, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 3 बार युद्ध हो चुका है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन कारगिल था, कारगिल का जो युद्ध हुआ था, इसको ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि 1999 में हुआ। ठीक है, इसमें पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठियों ने कारगिल के पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तो भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया और सभी चौकियों पर कब्जा किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1971 में हुआ बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भारत ने कितने दिन में जीता था। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 13 दिन में। जी हाँ, ऐतिहासिक युद्ध था ये। 1971 में हुआ बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, भारत ने कितने दिन जीता था, 13 दिन में, मात्र 13 दिन में घुटने पिला दिया था। कहीं मैंने एक कार्टून देखा था, कार्टून का सार संक्षेप यही था कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है, तो क्या करना चाहिए, उसकी पूंछ को ही काट देना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो 1971 की जंग भारत ने 13 दिन में जीती थी। ठीक है, युद्ध कब से कब तक हुआ था, ये 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने क्या किया था, सरेंडर कर दिया था 93,000 सैनिकों के साथ। ठीक है, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसको अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां पर जो मानवाधिकार हो रहा था, उन मानवाधिकार को उल्लंघन में भारत ने क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। ठीक है, भारत की जीत के साथ पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर के बांग्लादेश बना। ठीक है, और भारत के पाकिस्तान के लगभग जो है 93,000 सैनिकों ने क्या किया था, सरेंडर किया था। मतलब कुल मिला के ये ऐतिहासिक युद्ध था। ठीक है, घुटने पे टेकना पड़ गया, घुटने पे आ गया पाकिस्तान। ठीक है, ये यही भाषा समझता ही है, इसको यही भाषा समझ में आती है। ठीक है, प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषाओं से क्वेश्चन निश्चित तौर पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 11। जी हाँ, वर्तमान में टोटल है 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, देखिए शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है, थोड़ा इसको समझ लीजिए आप। जो है भारत सरकार द्वारा
ऐसी भाषाएं जिनका साहित्यिक जिनकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा है, ठीक है, या जो प्राचीन साहित्य के लिए जानी जाती हैं, तो ऐसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं और सबसे पहले कौन बना, सबसे लास्ट में कौन बना, आइए उसको आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले 2004 में तमिल को जो है पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़, 2008 में ही तेलुगु, 2013 में मलयालम, 2014 में उड़िया, 2024 में मराठी, 2024 में ही पाली, 2024 में ही प्राकृतिक और 2024 में ही असमिया और 2024 में ही बंगाली, ठीक है। इस तरह से जो है कितना हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि 55वें IFFI में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, टॉक्सिक। टॉक्सिक नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या होता है IFFI, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका जो 55वां जो संस्करण था, ठीक है, 55th जो संस्करण था, वो 28 नवंबर 2024 को गोवा में संपन्न हुआ, ठीक है। तो इस संस्करण में जो है गोल्डन पिकॉक जो अवार्ड है, मतलब बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है, वो लिथुनियाई फिल्म टॉक्सिक को मिला। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया, शाले विल्युएटे ने किया है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि सतनामी आंदोलन किसने चलाया था। सतनामी आंदोलन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है, गुरु घासीदास, ठीक है। सतनामी आंदोलन किसने चलाया था, गुरु घासीदास ने चलाया था, ठीक है। गुरु घासीदास ने 1820 के दशक में वर्तमान छत्तीसगढ़ में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। उन्होंने नैतिक एवं आहार संबंधी आत्मसंयम और सामाजिक समानता की एक संहिता का प्रचार किया था। सतनाम संस्कृत कृति सत्य नमन से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि वह जिसका नाम सत्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, HP, मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जी हाँ, देश का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान समय की अगर बात करें 2025 तक, फरवरी 2025 तक अगर बात करें, तो भारत में इसमें 89 रामसर स्थल हैं, जो कि 13 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं, ठीक है। पहले रामसर स्थल की अगर बात करें तो केवलादेव है, चिल्का झील है। केवलादेव कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये भारत के पहले रामसर स्थल हैं। और सबसे बड़े रामसर स्थल की अगर बात की जाए तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। लोकतक झील बार बार पूछा जाता है कि मणिपुर में है, ये क्या है, तैरती हुई झील है, जिसमें तैरते हुए द्वीप और द्वीप समूह है, ठीक है। तवा जलाशय जो कि मध्य प्रदेश में है, यह इटारसी के पास तवा और देनवा नदियों के संगम पर स्थित है। हाइगा मातृभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है, यह लद्दाख के चांगथांग में स्थित है। साबुक आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व ये भी जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख के चांगथांग में स्थित में है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें रामसर स्थल की, तो नंबर 1 पे तमिलनाडु है, 20 रामसर स्थल है, और नंबर 2 पे नाम आता है उत्तर प्रदेश का, जहाँ की 10 रामसर स्थल है। तीसरे नंबर पर जो है पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे कि 8 रामसर स्थल है। चौथे नंबर पर उड़ीसा है, जहाँ 6 रामसर स्थल है, ठीक है। 5वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे 4 रामसर स्थल है, ठीक है। 6वें नंबर पंजाब है, जहाँ पे 3 है, जम्मू कश्मीर में भी 3 है, ठीक है, ठीक। तो जो नए रामसर स्थल बने हैं 2025 में, आइए उनके बारे में आपको बता देते हैं। सककारा कुट्टई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में बना है, थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है, खेचे ओपलरी वेटलैंड सिक्किम में है, और उधवा झील ये झारखंड में है, ठीक है। तो फरवरी 2025 में जो है ये नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है। जी हाँ, डलहौजी को, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत हुई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है। डलहौजी ने 1853 में रेलवे मिनट्स पेश किए थे, जिसमें भारतीय रेलवे के भविष्य के विकास की रूपरेखा दी गई थी।
अगला प्रश्न है कि भारत में पहली लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1952। जी हाँ, 13 मई 1952, आपको ध्यान में रखना है। 13 मई 1952 को 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। लेकिन जो पहली लोकसभा का जो सत्र है वो 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको। भारत के जो पहले आम चुनाव के बाद पहली लोकसभा का जो गठन किया गया था वो 13 अप्रैल 1952 को किया गया था। इस लोकसभा का जो पहला सत्र है वो 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। ठीक है। पहली लोकसभा 5 वर्षों के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। ठीक है। प्रथम लोकसभा की अवधि 13 अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957, ध्यान रखना है। पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे श्री जीबी मावलंकर। उपाध्यक्ष कौन थे? श्री एम ए अयंगर। महासचिव कौन थे? श्री एम एन काल। ठीक है। तो ये जो आपको फैक्ट बता रहे हैं, जो की पॉइंट आपको बताया जा रहा है मेरे भाई ना, ये सब इंपॉर्टेंट है और बार बार इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है। तो ऐसे मत समझिएगा कि मैं वीडियो का लेंथ बढ़ा रहा था, कुछ नहीं। ये जो भी क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाएंगे, इसलिए की पॉइंट उसको डाल दिया जाता है। ठीक है। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको क्या करते हैं, की पॉइंट डाल देते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप कवर कर सकें और रिवाइज कर सकें। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जगन्नाथ यात्रा से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा किस महीने में आयोजित की जाती है? हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू महीने के अनुसार किस महीने में आयोजित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, आषाढ़ मास आने वाला है, आषाढ़ मास। ठीक है। आषाढ़ मास का मतलब है जो है ये आपका जून जुलाई का जो महीना होता है। ठीक है। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है इसको राजा आनंद बर्मन चूटगंग देव ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। वह पूर्वी गंग वंश के शासक थे और उड़ीसा क्षेत्र तत्कालीन कलिंग, पहले इसको क्या कहा जाता है, कलिंग कहते थे, वहां पर शासन करते थे। पुरी की रथ यात्रा आषाढ़ की द्वितीय तिथि यानी जून जुलाई में निकाली जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर के गुंडिचा मंदिर मतलब अपनी मौसी के घर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला या पहली वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स पुणे में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच हुआ, जिसका उद्देश्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास करना है। यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक चला। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि आईआरसीटी के सीएमडी कौन है? तो आईआरसीटी के जो सीएमडी हैं ये हैं संजय कुमार जैन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है संजय कुमार जैन। तो अमृत मोहन प्रसाद कौन है? अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी के महानिदेशक हैं। दलजीत सिंह चौधरी कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक हैं। राहुल रसगोत्रा कौन है? आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि किस पड़ोसी देश की राजभाषा जोंगखा है? पड़ोसी देश की राष्ट्रभाषा, पड़ोसी देश के फल, पड़ोसी देश की झंडा, पड़ोसी देश का जो है वहाँ पे कौन से मतलब सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन मतलब पड़ोसी देशों के बारे में हर तरह से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो किस पड़ोसी देश की राजभाषा क्या है? जोंगखा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भूटान की जो राजभाषा है वो क्या है? जोंगखा है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। तो मालदीव की क्या है? दिवेही है। कई बार जो है एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चीन का मंदारिन है, भी पूछा जा चुका है। अफगानिस्तान का दारी या पश्तो है, भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न है कि श्री ओसामा सुचकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस देश या राज्य से है? जी हाँ, राज्य नहीं देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जापान से है। ठीक है, सुचकी हाँ से ही आप अंदाजा लगा लीजिए, जापान से इनका संबंध है। मरणोपरांत इनको ये सम्मान दिया गया है। आइए और भी आपको बता देता हूँ कि इनको पद्म विभूषण सम्मान मिला हुआ है इस बार। ठीक है।
तो श्री दुर्दुर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में तेलंगाना से मिला हुआ है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर लोक सेवा के क्षेत्र में चंडीगढ़ से संबंधित है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया कला से संबंधित हैं, गुजरात से हैं। ठीक है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित का है। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर मरणोपरांत मिला है, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में केरल से संबंधित है। श्री ओसामा सुचकी मरणोपरांत दिया गया है, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में जापान से संबंधित है। श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र में बिहार से संबंधित है। कुल मिला के 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है। ठीक है। जनगणना के ऊपर ज्यादा डिटेल मगर वीडियो आपको देखना है तो अभी जस्ट हमने वीडियो अपलोड किया था, एनटीपीसी जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, जरूर से उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है। जाहिर सी बात है, जिस राज्य का जनसंख्या सबसे ज्यादा होगा वहां पे ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज्यादा होगी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 155.11 मिलियन ग्रामीण लोग हैं, जो भारत की कुल ग्रामीण आबादी का लगभग 18.6% है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महान न्यायवादी का पद किस देश से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुखिया मतलब मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। अटॉर्नी जनरल को संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की इच्छा पर ही वो पद धारण करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। देखिए, पूर्ण रूप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आइए आपको महत्वपूर्ण जो है फुल फॉर्म जो है उसके बारे में आपको बता देता हूं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। सीपीयू, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सीएसएस, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। सीएसएस मतलब क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एमआईएमई, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना भाई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है फुल फॉर्म थे जो आपको हमने बताया है, जहां तक क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है। पहला शहर, पहला केंद्र शासित राज्य, पहला राज्य, चाहे जैसा क्वेश्चन पूछे सबका आंसर क्या होगा, एक ही होगा, चंडीगढ़। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक कहाँ बनाया था। ठीक है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट से, टेस्ट क्रिकेट से भी, T20 से भी। ठीक है। क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेगा मेरे भाई। ठीक है। विराट कोहली का संन्यास लेना एक युग का अंत हो गया है, समझ लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेगा। तो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक कहाँ बनाया है। तो जी हाँ, भारत में, अपनी धरती पर। जी हाँ, हमारे प्यारे भारत में। कितने बनाए हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपको हमने बता ही दिया है। कोहली ने टेस्ट में टोटल 30 शतक बनाया है, जिसमें से 14 शतक, सबसे ज्यादा उन्होंने 14 शतक भारत में बनाया है। ठीक है। न्यूजीलैंड में उन्होंने केवल 1 शतक जड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में 7 शतक जड़ा है।
अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी कौन करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। जी हाँ, नाबार्ड जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी करता है। ठीक है, आरआरबी, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब आरआरबी की निगरानी नाबार्ड, नाबार्ड मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों करते हैं, लेकिन दोनों के करने में अंतर है। देखिए, आरआरबी को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है और नाबार्ड द्वारा उसकी निगरानी की जाती है। विनियमित और निगरानी ये टेक्निकल वन है, इनको आपको ध्यान से समझना है, इनके अंतर को समझना है, क्वेश्चन को पहचानना है, नहीं तो आप गलत टिक करके चले जाएंगे मेरे भाई। तो आरआरबी को आरबीआई क्या करता है, विनियमित करता है, और नाबार्ड क्या करता है, निगरानी करता है, क्योंकि उसकी जो गतिविधि का मुख्य क्षेत्र है क्या है, वो ग्रामीण है, और ग्रामीण क्षेत्र की निगरानी कौन करता है, नाबार्ड करता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। नहीं, एक प्रश्न और है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आएगा जरूर कुंभ मेले से। कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल हुआ था। जी हाँ, 2017 में शामिल हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2017 में। ये पॉइंट भी है, आइए हाँ इसको भी देख लेते हैं। देखिए, वैदिक जबकि परंपरा 2008 में शामिल हुआ था, रामलीला 2008 में, कुट्टी यट्टम 2008 में, रम्माण 2009 में, छऊ नृत्य 2010 में, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य 2010 में, लद्दाख का बौद्ध जब 2012 में, मणिपुर का संकीर्तन 2018 में, दुर्गा पूजा 2021 में, कुंभ मेला 2017 में, योग 2016 में, नौरूज 2009 में, छऊ नृत्य 2010 में, मुडियट्टू 2010 में। चलिए बस इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है मेरे भाई, प्रश्नों का लेवल अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो आप लोग जब देखते हैं तो प्लीज उसको कंप्लीट देखा करिए, फुल देखा करिए उसको। 1.5x 1.7x और 2x करके मत देखा करिए उसको। अगर आराम से देखेंगे तो बातें आराम से समझ में आएंगी, अगर फास्ट करके देखेंगे ना, स्पीड बढ़ा के देखेंगे ना, तो उसी स्पीड में वो सर के ऊपर से निकल जाएगा मेरे भाई, हवाई जहाज की तरह सुई से उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ, और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।